Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू ज़ात के नाम से जो किसी नाम का मोहताज नहीं, जिसने ना सिर्फ ज़िंदगी को तख्लीक किया, उसकी नशोनुमा भी की, बल्कि उसको इर्तिका के अमल से भी गुजारा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मार्केट बिहेवियर और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। देखें, मार्केटिंग बिहेवियर, मार्केट का रिस्पॉन्स और आपकी स्ट्रेटजीज, ये इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं, ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं। और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जो है वो इन चीज़ों को सबसे पहले समझें। पाकिस्तान में जो भी स्टार्टअप आता है वो कहीं ना कहीं ये गलती कर जाता है, कहीं ना कहीं वो मार्केट बिहेवियर नहीं समझ पाता, कहीं ना कहीं वो उसकी मार्केटिंग जो मार्केट की जो स्टडी होती है वो कहीं ना कहीं रह जाती है। या फिर क्या प्रॉब्लम होता है कि उसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है वो उस मार्केट के हिसाब से नहीं होती। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो भी रह जाते हैं इसी वजह से। वो दुनिया में तो बहुत अच्छे चल रहे होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर मुल्क में आते हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है कि वो उस मुल्क में जैसे ही आते हैं तो उसका मार्केट बिहेवियर नहीं समझ पाते। बहुत बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो तो अपना जो है वो प्लान करके आती हैं और अपनी स्टडी कंप्लीट करके आती हैं, फिर जो है वो होती हैं। पाकिस्तान में मार्केट बिहेवियर समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि इस टाइम करंट सिचुएशन में जहां आप काम कर रहे हैं वहां मार्केट बिहेवियर क्या है। इस टाइम पाकिस्तान में क्राइसिस है, बहुत तगड़े क्राइसिस है। जिस बिजनेस वाले से बात करो आपको एक ही बात समझ आएगी, बहुत बुरे हालात है। ठीक है, तो क्या आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप भी खामोशी से बैठ जाओ और उसी तरीके से रोना रोया जाए जैसे बाकी लोग रो रहे हैं। मुल्क की हालात ख़राब हैं, फलाना लुट के खा गया, फलाना लुट के खा गया, फलाना लुट के खा गया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके घर में आटा पहुंचता है या नहीं पहुंचता, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका भी है कि आप उठ खड़े हों, मार्केट को समझें, प्लान करें, जिन चीज़ों की कमी आ रही है वहाँ दिमाग इस्तेमाल करें। दिमाग सबसे बेहतरीन सर्वाइवल मशीन होता है, इसको आप यूटिलाइज करें, यह आपको हल निकाल के दे देगा। इसी क्राइसिस में मैं हमेशा एक पैराडॉक्स की बात करता हूँ। पैराडॉक्स को थोड़ा सा आप समझिएगा, ये पैराडॉक्स होता क्या है। हर सिक्के के जैसे दो रुख होते हैं ना, तो हर मार्केट क्राइस में उतनी ही अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती हैं। जितना कोई सिस्टम तबाह होता है उतना ही उसमें अपॉर्चुनिटीज होती हैं। देखिए, जब जल्जले आते हैं शहर के शहर बर्बाद हो जाते हैं, वहीं पे जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां होती हैं उनका बिजनेस उरूज पकड़ जाता है। किसी वीराने में, जब किसी जंगल में शहर आबाद होने की बात होती है, वहां कंस्ट्रक्शन कंपनियों का काम आसमान पे पहुंच जाता है। इंटीरियर डिजाइनिंग वालों का काम आसमान पे पहुंच जाता है, सीलिंग वालों का काम आसमान पे पहुंच जाता है, कंक्रीट, सरिया, सीमेंट, इनका काम उरूजों पे चला जाता है। इसी तरीके से जब किसी मुल्क में या किसी मार्केट में बीमारियां आ जाती हैं तो मेडिसिन का बिजनेस जो है वो बूस्ट पकड़ लेता है। सेम इसी तरीके से आजकल का जो दौर है वो एआई का दौर है, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आज आप तोपों के दौर में तलवारों से नहीं लड़ सकते। क्राइसिस किन लोगों के लिए? आज मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में कोई क्राइसिस नहीं है। पाकिस्तान में ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स जिनके हैं उनके लिए क्राइसिस है। पाकिस्तान में वो लोग प्रॉब्लम में हैं जो आज से 40-50 साल पुराने वाले पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनके लिए क्राइसिस है। उनके लिए नहीं है। आप फ्रीलांसर से मिलें, मैं मिलता हूं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो काम करते हैं ऑनलाइन और थाउजेंड्स ऑफ डॉलर अर्न करते हैं। मैं पिछले दिनों एक लड़के से मिला, छोटा सा बच्चा है, मैट्रिक कर रहा है, शायद मैट्रिक कर चुका है या कर रहा है, और वो $3000 बनाता है एवरेज महीना का। वो कहता है 4 तक भी जाता है, 4.5 तक भी जाता है। $3000 माने $8.25 लाख रुपया बनता है। पाकिस्तान में कमाते हैं। ऐसे बेशुमार यूट्यूबर हैं, ऐसे बेशुमार फ्रीलांसर हैं। फाइवर के ऊपर बेताशा लोग पाकिस्तानी काम करते हैं, अमेज़न के ऊपर काम करते हैं।
अब बेरोजगारी किन लोगों के लिए है? जिन्होंने खोखा बनाया, बिजली महंगी हुई, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, उसकी चीजें महंगी हो गई, वो बिजली का नहीं अफोर्ड कर रहा। उसको चाहिए कि वो नए हथियार अपनाए। नए हथियार से मुराद कोई जंग के हथियार नहीं है, बल्कि नई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपनाए, नए आइडियाज को लाए। जिस तरफ दुनिया जा रही है उसे उस तरफ जाना पड़ेगा। देखें, जब ट्रैक्टर की इजाद हो गई ना, तो बैल से हल जोतने वाला को अक्लमंद नहीं कहलाएगा। सेम इसी तरीके से हमारे पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम क्या है? वो पुराने ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स को छोड़ना नहीं चाहते। वो आज भी ये चाहते हैं कि कहीं छोटी मोटी क्लर्क की नौकरी मिल जाए। आज भी वो ये चाहते हैं कहीं गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। आज भी वो ये चाहते हैं कि जनाब हम जो है वो टीचिंग की जॉब कर लेते हैं, हम टीचिंग कर लें। ये पुरानी बातें हैं। बीए बीएड करने के बाद कुछ भी ना होता तो नौकरी मिल जाती थी पढ़ाई की, टीचिंग की। अब कहानी बदल गई है। अब पीएचडी वाले बेचारे नहीं मिल रही उनको, तो आपको कैसे मिल जाएगी? पीएचडी वाले को जॉब नहीं मिल रही और यहां पे मैट्रिक वाला $3000 पर मंथ बना रहा है। लोग टिकटॉकर को बहुत गालियां देते हैं। टिकटॉक अच्छी चीज नहीं है। मैं ये कहता हूं कि जो लोग टिकटॉक के ऊपर अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं उनके लिए टिकटॉक से बेहतरीन कोई चीज ही नहीं। बेहतरीन सोर्स ऑफ इनकम है। टिकटॉक बजाते खुद तो उसका कोई कसूर नहीं है ना। छुरी है, उससे सब्जी काटो या किसी का गला काटो, छुरी का क्या कसूर है? कसूर तो उस बंदे का है जो उस छुरी को इस्तेमाल कर रहा है। अब टिकटॉक के ऊपर अगर कोई बेहूदगी कर रहा है तो उसमें टिकटॉक का क्या कसूर है? तो उस बंदे का है। आप अच्छा कंटेंट दे सकते हैं। आप में क्या टैलेंट है? पहले क्या होता था, फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए आप बड़ी बड़ी ऑडिशंस देते थे, आप मुख्तलिफ जगहों पे जाके आपके टेस्ट लिए जाते थे और फिर एक बड़ा वो होता था और आपका टैलेंट का मौका, और वो आप सारा मरहूने मिन्नत होते थे उस डायरेक्टर के जिसने आपको टीवी या ड्रामे में चांस देना है या नहीं देना, मूवी में चांस देना है या नहीं देना। वो कई अरसे तक जो है वो बंदा जलील होता रहता था। वो बिहाइंड द सीन प्ले बॉय बन के, या वो जो क्या बोलते हैं जो कैमरे के पीछे होते हैं, वो लोग बन के वो बेचारा वो करता रहता था, उसे प्ले मिलता ही नहीं था। तो आजकल ऐसा नहीं है। आजकल कैमरा उठाओ, आप में टैलेंट है तो आप स्टार बन जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं। ये है नए हथियार, ये है नई चीजें। आजकल एक बच्चा जो ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लेता है, उसे वो पुराने जमाने में आज से 10 साल पहले जो लोग बीएड एमएड करके टीचिंग करके जितने पैसे कमाते थे उससे ज्यादा पैसे जो हैं वो आजकल का एक ग्राफिक डिजाइनर कमा रहा है, छोटा सा बच्चा। कोई बड़ी बात नहीं। तो क्राइसिस किन लोगों के लिए है पाकिस्तान में? जो पुराने तरीकेकार से चिमटे हुए। आप भी अगर पुराने काम से चिमटे हुए, पुराने तरीकेकार से, तो बुरे दिन आने वाले आ चुके हैं, नहीं तो आने वाले। मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, मैं उनके साथ उठता बैठता रहता हूं। मैंने ये सबसे बड़ा डिफरेंस, आज मैं जो आपके साथ ट्रेनिंग कर रहा हूं, ये जो मीटअप कर रहा हूं, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, मैंने ना इसकी तैयारी की है ना कुछ ना कहा। ये आया हूं, यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, दैट्स इट। मैं ये आपको जेन्युइनली अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं कि जिनसे मिलो जो हालात का रोना रो रहा है, उसे कहो फर्ज किया हुकूमत अच्छी आ जाए, सारा कुछ सेट हो जाए, बताओ तुम करोगे? आपको पता चलेगा कि उसके पास फिर भी करने के लिए कोई काम नहीं होगा। तो वेला बिठा के तो कोई नहीं खिलाना चाहता, वेला बिठा के तो कोई नहीं खिलाना चाहता। फिर क्या होता है, लुटेरे मार्केट में आते हैं, वो लोगों को यही तरजीह देते हैं, आओ हम आपको वेला बिठा के खाना खिलाते हैं, हम आपने कुछ नहीं करना, बस आपने थोड़े से पैसे लगाने हैं, हम काम करेंगे और आपके लिए पैसे, आपको रोजगार मिल जाएगा। अब जो निकम्मा होता है उसको तो यही चीज चाहिए, वो अपनी जमा पूंजी कहीं इधर से पैसे पकड़े इधर से पकड़े उठा के उनको दे देता है, वो भी तितर हो जाते हैं। दैट्स इट। और फिर वो बैठ के ऑनलाइन को गालियां देता है, ये तो काम ही फ्रॉड होते हैं, ये तो ठीक नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं। हालांकि अपनी अक्ल को नहीं पीटता कि दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस है ही नहीं जिसके ऊपर ऐसी कोई चीज हो। तो पाकिस्तान की मार्केट इस टाइम ऑनलाइन के बिजनेस के लिए सबसे जरखेज मार्केट है, सबसे जरखेज।
जो लोग ऑनलाइन काम के साथ जुड़े हैं उनका 2-2, 3-3 साल का कैरियर हुआ है, और आज से 20 साल पहले जो पुराने तरीके से कोई काम या बिजनेस या पैसा अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं उनके बराबर खड़े हो गए हैं अर्निंग में। एक एक यूट्यूबर है, वो मिलियंस ऑफ रुपीस बना रहा है। एक एक फ्रीलांसर है, एक एक ब्लॉगर है, मिलियंस ऑफ रुपीस बना रहा है। आपके पास सर्वाइवल नहीं हो रहा, ये किसका कसूर है? गवर्नमेंट का कसूर है। गवर्नमेंट आपको रोक रही है कि यूट्यूब पे कंटेंट ना बनाओ, गवर्नमेंट आपको रोक रही है कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग ना करो, गवर्नमेंट आपको रोक रही है कि आप एआई के टूल्स पे काम ना करो, गवर्नमेंट आपको रोक रही है कि आप ब्लॉग ना बनाओ, गवर्नमेंट आपको रोक रही है कि ये ना करो, वो ना करो, एसईओ ना सीखो, डिजिटल मार्केटिंग ना सीखो, ई कॉमर्स ना सीखो। गवर्नमेंट आपको इन चीजों से रोक रही है? नहीं रोक रही। अच्छा, क्या इस चीज से रोक रही है कि इससे पैसे कमाओगे तो हम तुम्हें नहीं देंगे या नहीं कमाने देंगे? नहीं। तो फिर क्या वजह? सिर्फ एक ही वजह, हम मेहनत नहीं करना चाहते। ये लोग जो नहीं करना चाहते उनके लिए क्राइसिस है, उनके लिए इमरान खान का कसूर है, नवाज शरीफ का कसूर है। हालांकि सबसे बड़ा कसूर उनका अपना है। तो और पाकिस्तानी मार्केट यहां तक, पाकिस्तान की मार्केट में यह सबसे बड़ा कसूर पाया जा रहा है, सबसे बड़ा, कि लोग बगैर काम के पैसा कमाना चाहते हैं। बगैर काम के दुनिया में कहीं पे कोई भी पैसा नहीं देता, गवर्नमेंट भी नहीं देती। ये तो सिस्टम थोड़ा सा कमजोर है, कुछ लोग नौकरियां तो कर रहे हैं लेकिन वो तनख्वाहें खा रहे हैं, नौकरियां घर में बैठे हुए हैं, सर्व नहीं कर रहे। ये सिस्टम की कमजोरी है। अदरवाइज अगर सिस्टम अच्छा हो ना तो ये कहीं पे भी इजाजत नहीं होती कि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, बैठे में घर हैं, ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम कमजोर है ना, कोई भी बगैर काम के पैसे नहीं देता। सो इसलिए सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करें। अगर आप इस क्राइसिस से फायदा उठाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान का क्राइसिस है, ये जो मार्केट का क्राइसिस है पूरी दुनिया में है लेकिन पाकिस्तान में ज्यादा है, इससे अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। वो माइंडसेट क्या है? आज मैं आपको मार्केटिंग से हटके माइंडसेट के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो यह है कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम हो, सोशल लिंक्स हो, सोशल सर्कल हो, आपका फैमिली सर्कल हो, कहीं पे भी अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल होता है। जो लोग आज भी पैसे को गाली देते हैं वो अमीर बनने की कहानी छोड़ दें, हो ही नहीं सकता। जिस चीज से घिन आती हो ना, भूख जितनी भी लगी हो खाना वो नहीं खा सकते। आप में से कौन है जिसको जितनी मर्जी या भूख लगी हो वो डड्डू खा ले? नहीं खा सकते। क्यों? घिन आती। भूख से हो सकता है मर रहे हो, डड्डू नहीं खाएंगे। कौन है जो आप में छिपकली खा ले? घिन आती। तो जिन लोगों को पैसे से घिन आती है उनको मौका मिल भी गया, वो कैसे कमाएंगे? वो कैसे अमीर बने? पैसे का इस्तेमाल अच्छा या बुरा बनाता है। पैसा खुद ना अच्छा है ना बुरा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, ये आजकल वो चला हुआ है, जहांगीर तरीन का बेटा भाई है आई थिंक, उसके बारे में किसी ने फेसबुक के ऊपर लिखा हुआ था कि जी उसकी खुदकुशी से ये बात साबित हो गई कि पैसे में सुकून नहीं है, इसलिए पैसे के पीछे भागना छोड़ दो और ये वो। तो नीचे खैर मैं कमेंट करने लगा, मेरे से पहले किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया हुआ था, फिर मैंने नहीं किया। उसने उसे कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि पैसे में सुकून नहीं है, लेकिन पैसे के न होने में भी सुकून नहीं है। पैसा अगर हलाल तरीके से आया हो, अच्छा आया हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। असल चीज क्या है? हम चोरी का पैसा देखते हैं, लेते हैं और गालियां भी देते हैं पैसे को।
सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करो। मुनाफिक बंदा कभी किसी जगह पे कामयाब नहीं होता, एट द एंड वो लूज करता है। हम अंदर से पैसे से नफरत कर रहे हैं और बाहर से हम उसके लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। कैसे होगा? किसी दिन मौका मिल भी गया, मैंने अभी आपको एग्जांपल दे दी ना, आप एक चीज से घिन करते हो, उसे खा के दिखाओ। नहीं खा सकते आप जिस चीज से घिन आती है। हालांकि यही डड्डू हैं, यही सांप हैं, यही छपकलियां हैं, फिलिपीनी खाते हैं, चाइनीज खाते हैं। मतलब एक इंसान इन चीजों को खा सकता है, ऐसा नहीं है कि खा ही नहीं सकता। जैसे पत्थर है, पत्थर इंसान नहीं खा सकता, तो दुनिया में कहीं पे भी नहीं खा सकता, तो वो मैं खाने की बात भी नहीं कर रहा। मैं तो उन चीजों की कर रहा हूं जो दुनिया में और इंसान खाते हैं। आप क्यों नहीं खा सकते? घिन आती है। इसी तरीके से ये बहुत सारे हिंदू हैं, आप गाय का गोश्त खा लेते हैं, वो नहीं खाते, खा ही नहीं सकते, वो खाएंगे उल्टी आ जाएगी। इसी तरीके से वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं। वो जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको जरा आप वेजिटेबल्स दे तो सही, को पालक, कोई सलाद, कोई इस तरह की कोई चीज दें, उल्टी आ जाएगी फौरन, नहीं खा सकते। आपके पास भी अगर आप पैसे के बारे में आपका माइंड सेट क्लियर नहीं है, पैसा आ भी गया तो उल्टी कर दोगे। बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत गरीब होते हैं, फिर पैसा आ जाता है, फिर आसमान पे चढ़ जाते हैं और उनका पैसा लोगों के लिए अजियत बन जाता है। इसलिए पैसे के बारे में अपना माइंडसेट क्लियर करो। बहुत सारे लोग अमीर लोगों से नफरत करते हैं। क्यों भाई? बस ये तो जी जहन्नमी है, इनका तो हिसाब किताब होगा, ये होगा, वो होगा। इस माइंडसेट के साथ आप काम नहीं कर सकते। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को तोड़ो। ये जिसने आपके अंदर भरा है वो इंतहाई करप्ट और वो आदमी ऐसा आदमी है जो जिससे खुद कुछ काम नहीं होता, इसलिए उसने आपके अंदर ये कॉन्सेप्ट भरा है। इसलिए अपना माइंडसेट आपको मॉडर्न, जहां दुनिया जा रही है, जहां मईशत के तरीकेकार चेंज हो रहे हैं, उसके मुताबिक आपने अपना माइंडसेट बनाना है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, मैंने कहा ना, तोपों की अगर लड़ाई हो रही है, तलवारें लेके मत जाना, कोई बहादुर नहीं बोलेगा, बेवकूफ बोलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, डिजिटल का दौर है, ई कॉमर्स का दौर है, और आज भी आप दुकानें बनाना चाहते हैं, आज भी आप दुकानें बनाना चाहते हैं, आज भी आप रेंट पे करना चाहते हैं, करो, एक्सपेंस होते हैं। बट यही अगर शॉप आप डिजिटल बना लो तो कोई शॉप नहीं, कोई रेंट नहीं, सेल उतनी ही करोगे, बल्कि उससे ज्यादा करोगे जो एक दुकान पे की जा सकती है, उससे ज्यादा सेल करोगे एक कंप्यूटर की विंडो पे, उससे ज्यादा सेल करोगे। बस हमें सीखना है कि एक दुकान को हमने एक कंप्यूटर तक कैसे लाना है, बस ये सीखना है। जिस दिन ये सीख गया उस दिन कहानी बदल जाएगी सारी। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि पैराडॉक्स को जिस दिन आप समझ गए उस दिन आप आधी से ज्यादा कहानी समझ जाओगे। जैसे मैंने कहा, कहानी के दो रुख होते हैं। इसी तरीके से आप एक फर्ज किया पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं, जितना आप ऊंचा जा रहे हैं इतना ही खाई का बंदोबस्त हो रहा है। हालांकि आप तो ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, जितना आप ऊपर चढ़ते हैं इतना खाई का बंदोबस्त हो जाता है। फिर जितने भी हमारे ऑनलाइन काम करना चाहते हैं लोग, उनका एक और प्रॉब्लम भी होता है, वो कभी भी इस बात को मानते तो हैं, जानते नहीं हैं कि बिजनेस में या स्टार्टअप में टाइम लगता है और लॉस होता है। मानते हैं, किसी को भी कहो ना कारोबार में लॉस होता है, हाँ हाँ होता है जी, कोई मसला नहीं। फिर एक दफा हो जाए तो बर्दाश्त क्यों नहीं होता, भाग जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, क्रिटिकल साइकिल ऑफ बिजनेस, ये हर बिजनेस में होता है। ये एक साइकिल होता है। आज बॉटम छू रहे हैं, कल टॉप छुएंगे, फिर एक बॉटम छुएंगे, फिर एक टॉप छुएंगे, फिर एक बॉटम छुएंगे, फिर एक टॉप छुएंगे। यानी कि नीचे भी आना पड़ेगा तभी तो ऊपर जाएंगे। ये साइकिल है, ऐसे ऐसे बिजनेस घूमता है। इसलिए जब आपको मार्केट में क्राइसिस नजर आ रहा है
तो ये समझ जाओ कि यहाँ सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ मौजूद है, सबसे ज्यादा काम करने की गुंजाइश यहीं मौजूद है। जितने तेजी से मिलियनेयर लोग पाकिस्तान में बन सकते हैं, दुनिया में कहीं नहीं बन सकते। हम क्यों यूरोप में जाके लोगों से खुश होते हैं? ये वो एक तो उनका सिस्टम सपोर्टिव है, दूसरा ये हम ये देखते हैं कि वो वहां जाके $5,000 कमा रहा है। $5,000 हम कहते हैं जी 15 लाख रुपए महीने का कमाता है, यहां से हिसाब लगाते हैं। भाई आपको ये नहीं पता उसमें से वो 50% गवर्नमेंट ऑफ यूएसए को टैक्स दे देता है, यानी कि $2,500 पे आ जाता है। 15 लाख में से 7.5 लाख रुपया वो टैक्स दे देता है गवर्नमेंट को। उसके बाद वो अगर 5, 6, 10 दोस्तों के साथ अच्छा सा डिनर करे ना, अच्छा सा डिनर अच्छे से होटल में, $1,000 लग जाता है, यानी कि 3 लाख रुपया। 15-20 बंदों के साथ वो अच्छे से रेस्टोरेंट के ऊपर $1,000 में वो डिनर नहीं कर सकता। यहां आपका 20,000, 10,000 रुपए में इतना आला डिनर हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। यू क्यों नहीं सोचते? खैर, हाँ, सिस्टम उनका सपोर्टिव है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करने पड़ते, आपको कोई लूट के नहीं जाता, राह चलते आपसे मोबाइल कोई नहीं छीनता, ये चीजें नहीं होती। लॉ एंड ऑर्डर है बहुत अच्छा पाकिस्तान में, ये चीजें हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ गेम। वापडा वाले आके तंग करना शुरू कर देते हैं, कोई और FIA की तरफ से नोटिस आ जाता है, फलान वो ये वो, दिस इज द पार्ट ऑफ गेम। बट स्टिल आपके पास अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है ना। देखें, जहां लोग जूता नहीं पहनते, तो कुछ लोग तो ये समझते हैं कि जी यहां कोई जूता पहनता ही नहीं है तो हमारी फैक्ट्री नहीं चलेगी जूतों की, और कुछ ये सोचते हैं कि यार सारे हमारे कस्टमर हैं, कोई भी जूता नहीं पहनता, हर बंदा हमारा कस्टमर है। दिस इज द माइंड सेट। ये पैराडॉक्स है, जहां लोग जूता नहीं पहनते वहां हर बंदा आपका कस्टमर है, और कुछ उसके उल्टा सोच रहे हैं, यहां कोई जूता ही नहीं पहनता, हमारा जूता क्या बिकना है। पाकिस्तान में इस टाइम ऑनलाइन बढ़ रही है, ई कॉमर्स बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज ही किसी प्लेटफॉर्म के साथ सेट हो जाओ, सबसे पहले सीखो, सीखने के बाद करो। ऐसे नहीं, ऐसे सीखे बगैर अगर आप रोटी नहीं खा सकते, आपको पता है बचपन में आपको खाना खाना सिखाया गया है, नहीं खा सकते, तो आप बगैर सीखे पैसे कैसे कमा लेंगे? नहीं कमाए जा सकते। इसलिए आज मैं आपको लास्ट में एक चीज बताऊंगा कि कैसे आप अपने इस माइंडसेट को चेंज करके आप अच्छी स्ट्रेटजीज बना के आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप इस क्राइसिस से फायदा उठा सकते हैं, आप कैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ के आधे से ज्यादा हेल्प आप प्लेटफॉर्म की ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपको सिखाई जा सकती हैं, और मैं इंशाल्लाह इस सेशन में सिखाऊंगा। अब हम आ जाते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज मार्केटिंग। टू कन्विंस समबडी, अगर किसी की डेफिनेशन ये है कि किसी को कन्विंस करने का नाम मार्केटिंग है, अगर किसी की डेफिनेशन ये है कि गंजे को कंगा बेचना मार्केटिंग है, अगर किसी का कॉन्सेप्ट ये है कि किसी को प्रोडक्ट लेने पे राजी करने का नाम मार्केटिंग है, तो ब्रदर एंड सिस्टर आपका कॉन्सेप्ट गलत है। गंजे को कंगा बेचना धोखा होता है। बेशक वो नहीं जानता कि कंगा मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन आप जानते हो कि कंगा उसके किसी काम का नहीं है। बेचारे के सर पे बाल ही नहीं है, आपने बेच दिया, आपने उसे धोखा दिया। इसीलिए यहां पे मार्केटर को किसी अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। दूसरा, अगर किसी का कॉन्सेप्ट है कि टू कन्विंस समबडी, वो कन्विंसिंग में बेगिंग की तरफ चले जाते हैं। मार्केटिंग में और भिखारी में, मार्केटर में और भिखारी में फर्क होता है। मैंने 90% मार्केटर वो देखे हैं जो भीख के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। कैसे एक भिखारी आपके पीछे पड़ जाता है, एक मार्केटर आपके पीछे पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो भिखारी है ना, वो कन्विंस कर रहा है
और यहां मार्केटर भी ये कन्विंस कर रहा है। गंजे को कंगा बेचना धोखा है, किसी को कन्विंस करना भीख मांगने के बराबर है, भीख मांगने की। फिर आप मुझसे पूछेंगे मार्केटिंग है क्या? देखें, जब तक हमारे कॉन्सेप्ट ठीक नहीं होंगे ना, उसके बारे में जो लोगों का तासुर बनेगा वो ठीक बनेगा। मैं अगर ये बात गलत कर रहा हूं तो क्या मार्केटर को धोखेबाज नहीं समझा जाता, फ्रॉडी नहीं समझा जाता? हमारी डायरेक्ट सेल की इंडस्ट्री में तो सबसे ज्यादा इनको फ्रॉडिया समझा जाता है। क्यों? ये गंजे को कंगे बेचने में। मैं बड़े बड़े ट्रेनर्स को देखता हूं, लोगों को कहते हैं कि वो गंजे को कंगा बेचने का नाम मार्केटिंग है। ये बुलशिट है, या आप उसे धोखा सिखा रहे हो। ऐसा कोई ट्रेनर जो गंजे को कंगा बेचना सिखा रहा है ना, उसकी वीडियो भी मत देखना, वो आपको झूठा बना रहा है, धोखेबाज बना रहा है। और जो आपको ये कॉन्सेप्ट दे रहा है कि जी बस लोगों के पीछे पड़ जाए, जब तक उसकी अम्मा अब्बा याद ना आ जाए ना, तब तक उसे छोड़ना नहीं, वो आपको भिखारी बना रहा है। मैंने अभी लास्ट टाइम मेरी वर्कशॉप्स हुई, ट्रेनिंग्स हुई, मैंने एक सवाल पूछा लोगों से कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? या मैंने सबसे पहले उनसे ये पूछा कि बिजनेस बेहतर है या जॉब बेहतर है? सबने कहा बिजनेस बेहतर है। आप भी यही कहेंगे, बिजनेस बेहतर है। ठीक है, मैं जानना चाहता हूं कि बिजनेस क्यों बेहतर है। तो लोग जो मोटी मोटी चीजें बताते हैं, बिजनेस में टाइम फ्रीडम होता है, बिजनेस में मनी फ्रीडम होता है, जब दिल करे ऑफिस जाओ, जब दिल करे मत जाओ, जब दिल करे काम करो, जब दिल करे काम मत करो। दूसरा, पैसों की कोई टेंशन नहीं होती, बहुत पैसे होते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम। तीसरा, आप किसी को जवाबदेह नहीं होते, आप अपने बॉस खुद होते हैं। बिजनेस में आपने किसी को रिपोर्टिंग नहीं करनी, आपने किसी को जवाबदेह नहीं हो। तो फिर मैं फौरन एक सवाल पूछता हूं कि अच्छा मुझे ये बताओ कि लॉटरी लगना ये बिजनेस है या जॉब है? एक बंदे की लॉटरी लग गई, पैसे आ गए ना। दुनिया में लोग मुझे यही बताते हैं कि पैसा या तो बिजनेस के जरिए आता है या जॉब के जरिए आता है। तो लॉटरी लगना क्या है? ये बिजनेस है या जॉब है? आपके लिए भी ये सवाल है। भीख मांगना क्या है? भीख मांगना क्या है? जॉब है या बिजनेस है? अब कुछ कहेंगे जॉब है, कुछ कहेंगे बिजनेस है। वहां पे हम किसी के मोहताज भी नहीं होते। दिल करे तो 9 बजे जाएं, दिल करे तो 10 बजे जाएं, कोई फिक्स टाइम नहीं है। अपने बॉस खुद हैं, आज भीख मांगने जाएं या आज ना जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी भी आपकी बिजनेस की डेफिनेशंस है ना, वो भीख पे पूरी उतर आती हैं। जब आप भीख मांगना, अब आप आपकी बिजनेस की जितनी डेफिनेशन है भीख के ऊपर पूरी उतर रही है, तो फिर भीख मांगे। लॉस भी नहीं है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, फ्री में काम होता है। ये जो लोग आते हैं ना, फ्री में बिजनेस करना है, दिस इज द फ्री में बिजनेस। करो, भीख मांगो। बहुत सारे लोग मांग रहे हैं, मानते नहीं है कि हम भीख मांग रहे हैं। मार्केटिंग के नाम पे वो भीख मांगते हैं। भीख हमारी डायरेक्ट सेल में होता है। ओ यार तुझे रब दा वास्ता, देख मैं तेरा कितना अच्छा दोस्त हूं, तू ये मेरा एक प्रोडक्ट ले लेना यार, खुदा का वास्ता है। देख मैं तेरे, तूने कहा था कि देख मैंने सारी जिंदगी तुझे सिखाया है, तो अब तू मेरी बात नहीं मान रहा। देख मैं तेरा सीनियर हूं, मैं तेरा अपलाइनर हूं, तो अब तू मेरी बात नहीं मानता, तो इसका मतलब है तू मेरे साथ गद्दारी कर रहा है, मुनाफिक है, ये है वो है। ये क्या है? इज इट अ बिजनेस? ये बिजनेस है? ये आपकी एंटरप्रेन्योरशिप है? और कुछ यूट्यूबर है, दुनिया के जाहिल तरीन यूट्यूबर, हमारे यूट्यूबर है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो आपको ऑनलाइन बिजनेस सिखा रहे हैं। लोगों को कहते हैं
बूट पॉलिश करना शुरू करो, बिस्मिल्लाह करो, यही बिजनेस है। और ये बिजनेस नहीं होता, और ये सर्वाइवल को बिजनेस कहते हैं। सर्वाइवल, पेट पालने को ये बिजनेस कहते हैं। पेट पालना बिजनेस नहीं होता। ये जो कहते हैं ना फूल की पत्तियां बेचो तो आपका बिजनेस शुरू, और ये बकवास करते हैं, ये कोई बिजनेस नहीं है, ये सर्वाइवल है। ये भीख मांगना जो है ना, ये भी सर्वाइवल है। ये ना बिजनेस है ना जॉब है, सर्वाइवल है। पेट के लिए कर रहे हैं, और पेट के लिए तो बहुत सारे काम होते हैं। ठीक और गलत को छोड़ दें, हर काम जो कोई कर रहा है आपको बेहुदा लग रहा है, ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा, चवल लग रहा है, जो भी कर रहा है वो इसीलिए, ये यूट्यूबर भी तो यही कर रहा है, उसे व्यूज चाहिए, ठीक तरीके से आए, गलत तरीके से आए, सच बोल के आए, झूठ बोल के आए, उसका पेट पलना है। वो भी कोई बिजनेस नहीं कर रहा। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस किसी आइडिया, सर्विस या प्रोडक्ट का नाम होता है जिससे लोगों को कोई फायदा हो। अगर आप YouTube पे बैठे हुए एक ऐसा कंटेंट दे रहे हैं जिससे लोगों को फायदा हो रहा है तो बहुत अच्छा है, यू आर डूइंग वेल, बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहो, इसी से पैसा कमाओ। क्या बात है। आप कंटेंट दे रहे हो, कॉमेडी दे रहे हो, बहुत अच्छा है, आप लोगों को खुश कर रहे हो, लोगों को हंसा रहे हो, बहुत अच्छा कंटेंट है। दो, आप कोई और एंटरटेनमेंट है, दे रहे हो कंटेंट, अच्छा है, दो, लोगों को कुछ ना कुछ दे रहे हो, उसके बदले में लोग आपको पे कर रहे हैं। ये जो बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करते हैं, वो आपको एक ग्लैमर देते हैं, आपको एक फिक्शन देते हैं, एडवेंचर देते हैं, एंटरटेन करते हैं, 2 घंटा 3 घंटा, लोग उन्हें पे करते हैं। ठीक है ना, गलत क्या है? बट अगर आपका बिजनेस किसी को कुछ दे नहीं रहा तो मैं उसे, एक भिखारी क्या दे सकता है? वो जी दुआएं देता है, वो दुआएं खुद को क्यों नहीं देता? खुद को क्यों नहीं देता? उसकी दुआओं में इतना असर होता तो खुद को ना देता दुआएं। भिखारी क्या करता है? क्या बिजनेस है उसका? क्या फायदा है उसको लोगों को? यही डायरेक्ट सेल का भी प्रॉब्लम है। ये MLM के मैं खिलाफ क्यों हूं? सिर्फ इसलिए यहां बंदे जोड़ते हैं। व्हाट इज बंदे जोड़ना? क्या दे रहे हो? क्या कंटेंट दे रहे हो? कुछ भी नहीं। इसीलिए तो लोग कन्विंस करने पड़ते हैं, मिन्नतें करते हैं लोगों की, आओ यार ज्वाइन हो जाओ, खुदा का वास्ता है ज्वाइन हो जाओ, खुदा का वास्ता है। व्हाट द हेल इज दिस? व्हाट द हेल इज दिस? क्या कर रहे हो? आपका काम है कुछ देना। आपका बिजनेस, देखें मैं आपको बात बताता हूं, बर्गर 100 रुपए का भी मिल जाता है रेडी पे, KFC वाला आपको 500 रुपए का देता है। आप जाओ एक दफा KFC का बर्गर खाओ, आपका खुद दिल करेगा 500 देने का। अभी तो कोई कह सकता है, जैसे चायखाना के ऊपर जाके एक चाय पियो, उसका एक वो मूड रिलैक्सेटर है, वो 800 रुपए की है, वो एक कप 800 रुपए का है। अब आप ये कह सकते हैं दूध पत्ती चीनी तो वही होती है जो बाहर चाय 30 रुपए या 40 रुपए की मिल जाती है, 800 रुपए का कौन पिए? नहीं, आप जाओ, आप देखो वो आपको क्या दे रहे हैं। चाय में कमाल हो ना हो, वो एक एटमॉस्फेयर भी देते हैं, कोई शोर नहीं होता, हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा होता है, AC लगे होते हैं, स्टाफ बड़े प्यार से आपको डील करता है, जिन प्लेटों में जिन कपों में आपको देते हैं वो धोए हुए होते हैं, साफ सुथरे होते हैं, कोई मक्खी नहीं होती इर्द गिर्द, कोई स्मेल नहीं होती, हल्की हल्की खुशबू आपको आ रही होती है। फिर आके आपको कप दिया जाता है, बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं होती, डिम लाइट्स होती हैं, बड़ा मज़े का एक एटमॉस्फेयर होता है, वो आपको देते हैं। उसके बदले में फिर आपसे चार्ज करते हैं और लोग देते हैं। अन्य वाह, इतना रश होता है आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो कुछ ना कुछ दे रहे हैं लोगों के भले के लिए। आपका क्या फायदा है लोगों को? बस ये खुद से पूछो और फिर बिजनेस स्टार्ट करो, कभी नहीं डूबेगा। मेरे से लिखवा लो, कभी नहीं डूबेगा। ये जो लोग प्लान बनाते हैं ना, इससे मुझे ये आएगा, इससे मुझे ये आएगा, इससे मुझे ये आएगा, उनके बिजनेस डूब जाते हैं। जिस दिन आप काम ऐसे करो कि यार मेरा इससे क्या, लोगों को ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, वो कभी नहीं डूबता, कभी भी नहीं डूबता।
ये फर्क होता है, इस फर्क को जान के जियो। इसलिए इकोनॉमिक्स कन्विंस करने का, सॉरी, मार्केटिंग कन्विंस करने का नाम भी नहीं। मार्केटिंग किस चीज का नाम है? मार्केटिंग है किसी को अपने आइडिया में से उस बेनिफिट के बारे में गाइड करना जो उसके भले के लिए। आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो किसी को बताओ कि यह प्रोडक्ट तुम्हारे किस काम की है, इससे तुम्हें क्या बेनिफिट हो सकता है, इसके बारे में उसे बताओ। ये मार्केटिंग। इसके हिडन फवायद जो आने वाले टाइम में उसे नहीं पता वक्ती तौर पे, वो उसे बताओ। यानी कि आप जब गाड़ी खरीदने लगते हैं, आप एक गाड़ी पे हाथ रखते हैं कि यार मुझे ये वाली चाहिए। एक बंदा कहता है सर इससे ये वाली गाड़ी बेहतर है जो साथ खड़ी होती है। वो आप कहते हैं कैसे? वो कहता है जी ये 4x4 है। वो ये कहता है मैं शहर में रहता हूं, मुझे 4x4 की क्या जरूरत है, और 10 लाख रुपए इससे महंगी भी है। तो वो आगे से कहता है कि हो सकता है आपको कभी ऑफ रोडिंग करनी पड़ जाए, आपको नॉर्थन एरिया में जाना पड़ जाए, कहीं सैर सपाटे पे जाते हैं, वहां आपको 4x4 गाड़ी चाहिए हो, वहां ये जो 2 व्हीलर होते हैं ये नहीं चल पाती, वहां आपको एक 4x4 चाहिए। है वन टाइम की इन्वेस्टमेंट, बट आपको इसका फायदा होगा। अब ये वो फायदा है जो वक्ती तौर पे शायद उसे नहीं पता होगा, बट आफ्टर सम टाइम उसके किसी टाइम काम आ जाएगा। अब वो उसे बता रहा है इस गाड़ी में और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इसी तरीके से आप जब किसी के साथ मार्केटिंग करते हैं, डायरेक्ट सेल में किसी को बता रहे हैं, उसे बताएं ना कि आपके बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, फिर अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएं, आइडिया के बारे में बताएं। आज मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आज किसी को यह बताने के बजाय कि तुम प्रोडक्ट खरीदोगे मुझे कितना कमीशन आएगा, आप उसे यह बताओ कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे आपको बेनिफिट होगा, आपकी सेल क्लोज होना शुरू हो जाएगी। यानी कि 2 लोग हैं, 2 वकील हजरात हैं, दोनों के पास आप कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रपोजल लेके जाते हो या किसी बिजनेस की रजिस्ट्रेशन का कि मैं एक कंपनी रजिस्टर करना चाहता हूं। एक बंदा कहता है आपका 30,000 रुपया लगेगा, मैं आपको रजिस्टर करके दे दूंगा, 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। दूसरा आपको कहता है जी मैं 50,000 रुपया लूंगा और 2 हफ्ते लगेंगे, मैं आपको रजिस्टर कर दूंगा। आप किसके पास जाएंगे? ऑब्वियसली आप में से कहेंगे कि वो 30,000 वाला, टाइम भी कम लगा रहा है, पैसे भी कम ले रहा है। लेकिन अगर एक बात उस 50,000 वाले ने एक्स्ट्रा ऐड कर दी ना, आप 30,000 वाले को छोड़ दोगे। अगर आप अच्छे बिजनेसमैन, वो 50,000 वाला क्या कहेगा? वो कहेगा 1 साल तक मैं आपको आफ्टर सेल सर्विसेज दूंगा, आफ्टर रजिस्ट्रेशन सर्विसेज दूंगा। यानी कि 1 साल तक अगर उसमें कोई गड़बड़ आ जाती है ना, कोई रजिस्ट्रेशन में कोई इस तरह से कोई गवर्नमेंट का कोई नोटिस, कोई टैक्स, ये वो, तो सर्विसेज मैं आपको फ्री में दूंगा। अब आप देखेंगे कि एक नोटिस रिप्लाई करने के लिए 30,000 रुपया देना पड़ता है। 1 साल में अगर 2 नोटिस आ गए ना, तो ये पहले वाला बंदा मुझे 90,000 रुपए का पड़ेगा। ये तो मुझे उसी 50 में ये सारी सर्विसेज दे रहे हैं। 1 साल में 10 नोटिस भी आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई और गड़बड़ हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ऐसा ही होता है, जैसे फर्ज किया आपको कोई मोबाइल देता है, ये 50,000 रुपए का है और कोई गारंटी नहीं, ले जाओ। एक बंदा कहता है यही मोबाइल निकाल के आपको देता है, वो ये कहता है ये 60,000 रुपए का है, लेकिन अगर इसमें कोई गड़बड़ हुई तो वापस ले आना। आपको महंगी चीज बेच के सिर्फ एक टैगलाइन डाल के, आज तक आपने कितनी गारंटियां क्लेम की हैं? 100 में से 1-2, बाकी तो हम कहते हैं चलो रहने दो यार, छोड़ो, क्या आप गारंटी क्लेम करें। उसने ये फिक्रा कह के ना आपको कन्विंस कर लिया कि मुझसे लो। देखें, ये तो अभी मैंने महंगी मिसालें दी हैं कि फर्ज किया कोई बंदा प्राइस महंगी कर दे। अगर ये जो
एक है आपको कह रहा है मैं 30,000 रुपये लूंगा, एक हफ्ते का टाइम लूंगा। दूसरा कह देता है मैं भी 30,000 लूंगा लेकिन एक हफ्ते का टाइम लूंगा, लेकिन मैं आपको 1 साल सर्विसेज भी फ्री दूंगा। अब तो आप 30,000 वाले के पहले वाले के पास कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है। अगर आप किसी एक कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी एक कंपनी के 2 सेल्समैन अगर इकट्ठे किसी कस्टमर के पास चले जाएं, वहां पे पता चलता है कि आपकी मार्केटिंग स्किल्स क्या हैं। वहां आप उसे कंपीट कैसे करोगे जब दूसरे से कुछ एक्स्ट्रा दोगे। हम क्या करते हैं, हमारी प्रेजेंटेशंस गलत होती हैं। आओ तुम्हें ये प्रोडक्ट मिलेंगे, इसका ये बेनिफिट होगा, उसे साथ ऐड करो साथ। उसे कहो इस प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ आई मैं रिटर्न करके दिलवाऊंगा, ऐड करो एक्स्ट्रा। इस प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ आ गई मैं रिटर्न करवाऊंगा, कोई मसला नहीं है, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूं। ये प्रोडक्ट आप लेते हो, आप सेल करते हो, नहीं होती आई विल हेल्प यू। झूठ नहीं बोलना। कुछ लोग कहते हैं भाई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर, रिजल्ट ना है मैं पैसे वापस कर देता हूं। ये गलत है, ये गलत है। आप उसे ये कह सकते हैं कि अगर इस प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ आ जाती है मैं आपको रिटर्न करवाने में हेल्प करूंगा, कंपनी को हम रिटर्न करवाएंगे। जाहिर है रिटर्न उसके अंडर पॉलिसीज के तहत होती है, अब उसके ऊपर आपके ऊपर क्लेम नहीं है। इसी तरीके से जब फर्स्ट किया किसी बंदे को आप कहते हैं यार आओ यहां काम करो, प्रोडक्ट सेल करो, ये मत कहना मैं सेल करके दूंगा, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आप उसे कहें मैं सेल्स में आपकी हेल्प करूंगा, दिस इज द गुड आंसर। अब हेल्प में बहुत सारी चीजें होती हैं, आप उसे ट्रेंड कर सकते हैं, उसे जेन्युइनली कोई प्रोडक्ट सेल करके दिखा सकते हैं, उसे कोई अपना एक आधा कस्टमर दे सकते हैं, उसको कोई एक प्रोडक्ट फिजिकली किसी को बेच सकते हैं, ये सारी हेल्प में आ जाती है। अब उसे लगा मैं अकेला नहीं हूं यार, दिस पर्सन इज गुड फॉर मी, बिकॉज ऑफ दैट ये मेरी हेल्प करेगा, मुझे सपोर्ट करेगा। सपोर्टिंग एटीट्यूड अपनाओ मार्केटिंग में, पता चले कि मैं ही आपके लिए बेनिफिशियरी हूं, यही प्रोडक्ट 1000 लोग बेच रहे हो लेकिन कस्टमर आपकी तरफ आएंगे। आप देखें ना किसी दुकान पे लिखा हुआ हो कि आप अपना माल ले आओ, खंदा पेशानी से वापस होगा, आप उस दुकान पे ज्यादा ट्रस्ट करोगे बनिस्बत उसके कि जिसके आगे बोर्ड लगा हुआ है खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। उससे ज्यादा ट्रस्ट उस पर करोगे जो ये कह रहा है वापस ले आना, मैं बेच दूंगा, मैं वापस करूंगा। ये फर्क होता है, ये फर्क है मार्केटिंग का। इसलिए आप एक टीम बनाते हैं, आप लोगों को बताओ। ये लोग क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट बेचोगे इतना कमीशन तुम्हें मिलेगा, इतना कमीशन मिलेगा, इतने पैसे मिलेंगे, इतने पैसे मिलेंगे, क्योंकि मुझे ये मिले हैं, मुझे ये मिले हैं, मुझे ये मिले हैं। हाँ, आपका उसे क्या बेनिफिट होगा, वो तो उसकी सेल का होगा ना, उसे मिलेगा। आपका उसे क्या बेनिफिट होगा, अपने बेनिफिट बताओ। यार देखो मेरे साथ होने से आपको क्या बेनिफिट्स होंगे, और वो ईमानदारी के साथ फिर उसकी सपोर्ट करो, ईमानदारी के साथ उसे वो टाइम दो और ईमानदारी से उसकी हेल्प करो। अपने कस्टमर को तो ऐसे रखो जैसे वही तो आपका सोर्स ऑफ इनकम है। जैसे एक दस्तरखान पे की कितनी इज्जत करते हो क्योंकि उस पर बैठ के खाना खाते हो, इतनी ही उस कस्टमर की हिफाजत करो क्योंकि वो आपके उस खाने का इंतजाम कर रहा है। खैर, उसके बाद है हम एक और चीज गलत करते हैं, कभी भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स की बहुत ज्यादा अहमियत रही है। कस्टमर को पहले आइडेंटिफाई करो, यह बहुत जरूरी है। हम लोग अगर ये नहीं करते तो हमें रिजेक्शंस मिलती हैं, हमें रिजल्ट नहीं आते। एक तो अगर लंबी डिस्कशन है, किसी के साथ फोन पे आपने अपॉर्चुनिटी डिस्कस करनी है और 5-10 मिनट की है, तो सबसे पहले उससे पूछो आपके पास थोड़ा सा टाइम है, 5-7-10 मिनट है आपके पास, या जब आप फ्री हो तो मैं कॉल कर लूं। समझ आ रही है? फ्री टाइम में उससे लंबी डिस्कशन करो।
शॉर्ट टाइम में उससे शॉर्ट डिस्कशन करो। कुछ लोग क्या करते हैं, वो बेचारा वॉशरूम का वेट कर रहा होता है, वॉशरूम के बाहर खड़ा होता है, आप तो कहते हो एक मिनट सुन 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 सुन, इस कंपनी में ये होता है वो होता है वो होता है, वो कहता है अच्छा चल मैं थोड़ी देर तक कॉल करता हूं। नहीं नहीं नहीं, तू सुन तो सही, 2 मिनट तो सुनना। ये रॉन्ग मेथड है। प्रोडक्ट में कोई बंदा आपको कहता है प्रोडक्ट मुझे अभी तक नहीं रिसीव हुई, क्या थर्ड क्लास सर्विस है, ये है वो है, हम कहते हैं ऐसी की तैसी तेरी, ये तेरी जरूरत कैसे हुई ये कहने की, पूरी दुनिया ठीक है सेटिस्फाइड है और तू नहीं है, तेरी ऐसी की तैसी। ये गलत है। अच्छा नहीं, इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं, बहरहाल मैं देख लेता हूं, मैं देखता हूं, आप परेशान ना हो, मैं देखता हूं ये क्या प्रॉब्लम है, आप डिस्कस करो, देखो क्यों प्रोडक्ट लेट हुई है, या क्या मसला है, या क्या प्रॉब्लम है, या क्या चीजें हैं, क्या है। प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुई, ओहो मैं इसको लाजमी देखता हूं, आप बेफिक्र हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह या तो प्रोडक्ट मिलेगी या नहीं मिलती तो पैसे रिटर्न मिलेंगे, बेफिक्र। समझ आ रही है। मैं प्रोडक्ट्स को देखता हूं, मैं देखता हूं कहां पहुंची है, मैं कंपनी से कंसर्न करता हूं। हम लोग क्या करते हैं, ये हेल्पलाइन पकड़ो, कंपनी से बात करो, ये गलत है। यही तो मिस्टेक्स हैं हमारी, कि हम लोगों को, बहुत सारे लोग मेरा नंबर पकड़ा देते हैं, ये कंपनी का मालिक है इससे बात करो। मेरे से वो क्या बात करेगा, मैं उसकी क्या बात सुनूंगा, ये कैसे सुनूंगा, मैं तो घंटा घंटा रिप्लाई नहीं करूंगा, फिर मैं तो बिजी होऊंगा कहीं ना कहीं। और मुझे एक सबसे पहले मसला समझने में कितना टाइम लगेगा, फिर उसे आगे डिलीवर करने में कितना लगेगा, ये काम आपको करने हैं एज अ गुड मार्केटर। ठीक है। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले मैंने हमेशा एक बताया था, 2-4 सवाल पहले, फ्रेंडशिप वाला माहौल, एटीट्यूड अपनाओ, फ्रेंडशिप वाला, फ्रेंडशिप वाला, फ्रेंडशिप वाला वो नहीं, ओ सुना शीदे की हाल है तेरा। अब उस रशीद नामी शख्स से आपका दूसरा दिन है, दूसरी मुलाकात है, उसको आप कहें खिलजी साहब ने कहा था फ्रेंडशिप वाला माहौल, ओ भाई ये नहीं, उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट दो, उसको बेहतरीन वो करो, हंस हंस के उससे बात करो, फ्रेंडशिप वाला, ताकि उसे फील हो यार ही इज अ गुड बॉय। समझ आई। और आइडेंटिफाई करो उसकी एजुकेशन क्या है, वो करता क्या है, उसके कितने बच्चे हैं, अनमैरिड है, जो भी है, उसके पास फ्री टाइम क्या होता है, करता क्या है, जॉब मतलब कितनी अप्रॉक्सीमेटली सैलरी होगी, ये वो, उसके मुताबिक फिर प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी उसे ऑफर करो। उससे पहले नहीं, उससे पहले अगर करते हो तो अपना कस्टमर जाया करोगे। कस्टमर ऐसे नहीं जाया करता। 10 कस्टमर आते हैं, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप 5, 6, 7 जो हैं उनको क्लोज करें। समझ आ रही है। और अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट रखो। लोग इंफॉर्मेशन ही नहीं कंप्लीट करते। लोगों को बताते हैं हम प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं, लोग आ जाते हैं, अच्छा बताओ यार क्या है आपका, क्या है आपके पास, कौन सा प्लॉट है, उसे रिप्लाई करने के बजाय कंपनी की मैनेजमेंट को कॉल करते फिर रहे होते हैं, ऐसा बताएं बताएं कस्टमर आ गया, कस्टमर आ गया। इज दिस वे? उस दिन इतवार होता है, कस्टमर स्टाफ होता ही नहीं है, फिर ओए सर मेरा कस्टमर जाया होगा, कल सारा दिन मैं स्टाफ को मैसेज करता रहा हूं, किसी ने रिप्लाई नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मार्केटिंग करना और कस्टमर क्लोज करना आपका काम था, स्टाफ का नहीं था। स्टाफ का काम था सर्विसेज देना, उन्होंने तो आफ्टर सेल सर्विसेज देनी थी। आपका काम था उनको इन्फॉर्म करना, सारे इंफॉर्मेशन डिलीवर करना, ये वो सर मुझे तो पता ही नहीं था, तो पहले वो पता करना था। आपका काम पहले काम करना नहीं था। रिक्शा खरीदा नहीं, सवारियां पहले बनाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं स्टार्टअप में भी ये गलती करते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ये इस्लामाबाद में जब इकोनेक्स बनी तो 8 कंपनियां 9 और बनी इसके साथ, इस टाइम सारी वाइंड अप हो चुकी। उन्होंने सब में एक गलती कॉमन रही है, उन्होंने थोड़ा सा सेटअप का मुंह सिर भी नहीं निकाला था और सेल बूस्ट कर दी, सेल आना शुरू हो गई। उनके पास रिक्शा था ही नहीं, सवारियां तो आ गई, मैनेज नहीं कर पाए, सिस्टम गिर जाते हैं। सो दिस इज द थिंग, इसका बड़ा ध्यान रखना। जब तक आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, आप मार्केटिंग कर कैसे सकते हैं? आप नहीं कर सकते। नीम हकीम खतरा जान होता है। उसके बाद बेस्ट इनविटेशन आप दें अपॉर्चुनिटी के लिए।
बेस्ट। आप ऐसे इनवाइट करें ना कि उसका दिल करे, कि वो आपसे पूछे कि भाई आप करते क्या हो, वो आपसे पूछे कि यार मेरे इन मसलों का हल क्या है। यानी कि आप अगर फर्ज किया किसी बंदी को शुगर का मसला है, तो उसके बाद उसके ऊपर शुगर के ऊपर डिस्कस करो। आपके पास शुगर का इतना नॉलेज होना चाहिए, टाइप 1 क्या होती है, टाइप 2 क्या होती है। एक शुगर का पेशेंट मिलता है, उसे सुनाए क्या हाल है, ठीक है शुगर है आपको, हाँ कौन सी, टाइप 1 है टाइप 2 है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, बहुत सारों को पता होता है, वो यार मुझे टाइप 2 है। अच्छा टाइप 2 है तो क्या लेवल चल रहा है, इंसुलिन ले रहे हैं, नहीं मेडिसिन ले रहे हैं, अच्छा गैट्रिल ले रहे हैं। आपको मेडिसिन के नाम आने चाहिए। अच्छा नहीं अभी गैट्रिल नहीं ली, गैट्रिल लेना भी नहीं, बहुत बहुत सख्त किस्म की वो है, और उसके बारे में खैर अब रिसर्च आ चुकी है कि वो पेंक्रियास को बिल्कुल निचोड़ के रख देती है। अब उसे पता चलेगा यार ये मुझसे ज़्यादा जानता है इस प्रोडक्ट के बारे में। खैर पहले तो मसला ये था कि शुगर का इलाज ही नहीं था, अब तो दुनिया में आ गया। टाइप 2 तो बिल्कुल क्योरेबल है और 98% है ही ये लोगों में, इसका तो अब हल निकल आता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। कैसे भाई, कहो ये क्या नाम है, ये पिछले दिनों मेरी नज़रों से एक हमारी कंपनी जिसमें मैं काम करता हूँ उसकी एक मेडिसिन है जो अभी गुजरी है, बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो क्लियर कर चुकी है, फॉर्म 7 मौजूद है उसके पास, वो डायरिवर्स के नाम से, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं उसके। मेरे पास उसके कुछ डेमोज भी होंगे, वो आपके पास फिर होने चाहिए। ये देखो इसका लेवल चल रहा था इंसुलिन 45-35, ये वो, इसके ऊपर उसके रिजल्ट आए। वो खुद पूछेगा ये कौन सी, कहां से मिलती है, कितने की मिलती है। कितना आसान। किसी को अपॉर्चुनिटी ऑफर करनी है, बेस्ट इनविटेशन क्या है, सुनाए क्या हाल है, ठीक है मेरा, मैं ऐसे ही करता हूं, सबसे बेहतरीन तरीका। सुनाओ क्या करते हो, मैं फलां जगह जॉब करता हूं, कितने बजे फ्री होते हो, 4 बजे, अच्छा 4, और सोते कितने बजे हो, 11 बजे। 4 से 11 क्या करते रहते हो भाई, बस घूमते हैं फिरते हैं, ये हैं वो हैं, अच्छा ठीक 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 ठीक। तो क्या पैकेज क्या मिल रहा है सैलरी का, 4,000, तो कोई गुजारा शुजारा हो जाता है, किधर यार आजकल हालात इतने ख़राब हैं, महंगाई इतनी हो चुकी है, ये वो, तो इस 4 से 11 को यूटिलाइज़ क्यों नहीं करते। हमारा एक दोस्त है वो फ्रीलांसिंग करता है 4 से 11 बजे तक, तो बहुत बड़ा टाइम होता है भाई, वो तो 2-4 घंटे करता है। आजकल तो खैर ऑनलाइन बहुत सारे सेटअप हैं, मैं खुद एक में पिछले दिनों से काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत पैसे कमा गए। मैं आपको दिखाता हूँ, इस लड़के की एज देखें, इसकी एज देखें, इसकी एज देखें, इसने पिछले महीने में 1 मिलियन बनाया। ये पिछला मेरा एक विड्रॉल है, अभी तक थोड़ा सा है, अभी 2,000 रुपया आया है, 3,000, बट ये एक्स्ट्रा है, मैं जो काम कर रहा हूँ उसके साथ क्या कर रहा हूँ। फौरन पूछेगा भाई करते क्या हो, कैसे करते हो, ये कैसे होता है, अब उसे प्रेजेंट करो। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि उसने आपसे खुद पूछा क्या करते हो। आपका प्रोडक्ट है, आपका कोई स्टार्टअप है, आप लोगों को अपने विजन, यहां आते हैं बहुत सारे लोग, मैं उनको विजन के बारे में बताता हूं, इकोनेक्स का विजन क्या है, हश हश कर उठते हैं, क्या बात है यार, हमने तो ऐसी कंपनी कभी नहीं देखी जो पाकिस्तान में इतना बड़ा विजन लेके चल रही है। मैंने कहा जाहिर है वो अभी इकोनेक्स अभी आई है, 4 साल हुए अभी तक। सो दिस इज द थिंग, ये बेस्ट इन्विटेशन है। उसके बाद है पेशेंस। ज्यादातर लोग क्या होते हैं, जरा सा आपको ग्रीन सिग्नल दिखाते हैं, आप अपना सब्र खो देते हैं। जरा सा बंदा बताता है अच्छा आपका बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, इसका मतलब है इसको देखना चाहिए, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी बैठे मैं अभी आपको दिखाता हूं, 1 मिनट में बस 5,000 दो, 10,000 दो, 15,000 दो, 20,000, अभी 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 अभी। सब्र, आस्था, पेशेंस रखो, कुछ नहीं होता। और हम लोगों के साथ खुद को कंपेयर करते रहते हैं, अपनी अर्निंग को लोगों की अर्निंग से कंपेयर करते रहते हैं। एक बंदा है उसने महीने में 2 लाख रुपया कमाया, हमारा महीने में 20,000 आया, हम कूदना शुरू कर देते हैं, उसका 2 आया है मेरा 20 आया है। भाई आपको यह देखना चाहिए, महीना पहले आप बेरोजगार थे, 20 भी नहीं था। आपकी दौड़ अलग है, उसकी दौड़ अलग है, उसको छोड़ो। लोग वो कहते हैं ना कि अपने हाथ का कबूतर पकड़ा हुआ भी छोड़ जाते हैं दीवार पे जो 2 बैठे हुए हैं उनके चक्कर में।
हो सकता है वो एक भी हाथ में ना आए। दिस इज द प्रॉब्लम। सबर, और सबर आपको मार्केट में, मार्केटिंग में, कारोबार में, बिजनेस में सीखना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। अदरवाइज जब क्रिटिकल साइकिल आएगा ना, जब बिजनेस डाउन होगा, आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, भाग जाओगे। वहां से बड़े बड़े भाग जाते हैं भाई। बड़ी बड़ी कंपनियां कोरोना में बंद हो गई और कुछ कंपनियों ने तारीख रकम करके रख दी। यह होता है कमाल। आप जितना अपने आसाब की मजबूती रखते हैं, इतनी ऊंची उड़ान है। इसलिए कंपटीटर से मत घबराओ। अगर आपको अपनी आसाब के ऊपर पूरा भरोसा है, मैं इससे ताकतवर हूं आसाबी तौर पे, जब बुरे दिन आएंगे ना, वही तो आपको उससे आगे ले जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज, बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हमारी मुलाकात होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह गाइड करूंगा। थैंक यू सो मच।